तुम मुझे मेरा हक वसूल करने से नहीं रोक सकती। गुस्से से कहते हुए उसने कोमल को एक झटके से अपनी जानिब खींचा। वो उसके सीने से जा लगी थी। आप भूल रहे हैं, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। वो तड़प कर चीखी। सिकंदर के बाप के उस पर बहुत एहसान थे, जिसकी वजह से वो इस जालिम इंसान की ये सारी बातें बर्दाश्त कर रही थी। वजह जो भी बनी, तुम मेरे निकाह में हो, इस हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता। ये कहते उसने शिद्दत से कोमल के लबों को, पता नहीं खुद को समझता क्या है, हर वक्त मुझ पर गुस्सा करता रहता है। इस बार अगर उसने शादी में कोई हंगामा किया तो मैं ताया जान को इसकी शिकायत लगाऊंगी। गुस्से से कोमल का बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सिकंदर नामी अपने कजिन का मुंह नोच डाले। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो ताई जान को शादी के कपड़े दिखा रही थी जब वो वहां पर आ गया। ये किस तरह का बेहुदा लिबास खरीदा है। एक लम्हे के लिए तो वो कांप गई, लेकिन अगले ही लम्हे खुद पर काबू पाते हुए बोली, क्या मतलब है, कितना अच्छा तो है। ताईजान, क्या ये कपड़े प्यारे नहीं हैं? उसने फौरन से ताईजान को बहस में धकेला था, वो जो वहां से खिसकने का सोच रही थी। कोमल के सवाल पर फौरन से बोली, बेटा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन स्लीवलेस कपड़े पहनूंगी तो लोग बातें बनाएंगे। हैरान होने की बारी अब कोमल की थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ताईजान उसके इन्हीं कपड़ों की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला रही थीं और उसे कह रही थीं कि ये पहनकर तुम सब में नुमाया नजर आओगी। मगर अब अपने बेटे के आ जाने पर फौरन से उन्होंने पंतरा बदला था। अम्मी जान, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, चलो उठाओ ये सारे कपड़े और इन्हें आग लगाओ। मैंने 50,000 की ये 3 जोड़े खरीदे हैं, वो हलक के बल चिल्लाई थी। मुझसे 1 लाख रुपए ले लो, मगर इन कपड़ों को आग लगाओ। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से जा चुका था, जबकि वो पांव पटकती हुई कमरे में वापस आ गई। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वो फारिया के सामने अब अपने दिल के फफोले फोड़ रही थी, ये जाने बगैर कि जिसकी शान में वो बातें कर रही है वो उसके पीछे ही खड़ा है। अगर तुम्हारे दिल की भड़ास निकल गई हो तो मेरे साथ चलो। जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ सुनकर उसका दिल मजीद सहम गया था। उसने शर्मिंदगी के मारे अपनी गर्दन झुका दी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठाकर सिकंदर पाशा की तरफ देख सके। फारिया, इसको 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर भेजो। अब की बार वो अपनी बहन से मुखातिब हुआ था। जी भाई, मैं अभी इसे भेजती हूँ। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाती हुई उठी और उसकी तरफ बढ़ गई, जो कि यूं नज़रें झुकाकर खड़ी थी जैसे कभी भी सर उठाने का इरादा ना हो। क्या कर रही हो तुम? भाईजान बाहर बुला रहे हैं, अगर 5 मिनट के अंदर ना पहुंचे तो वो फिर गुस्सा करेंगे। उसने कोमल का बाजू पकड़कर झिंझोड़ा। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है? क्या मेरी कोई हस्ती नहीं है? क्या मेरी ख्वाब नहीं है? क्या मेरी कोई एहसासात नहीं है? उसकी बात का जवाब देने के बजाय वो फट पड़ी थी। फारिया ने जल्दी से जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारा भाई हर वक्त मुझ पर रोब जमाता रहता है। उसने मुझे अपनी मुलाजमा ही समझ लिया है। अगर तुम्हारे बाबा ने मुझे इस घर में पनाह दी हुई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ काम करवाना शुरू कर दे। कोमल बहुत ज़्यादा बदजन नज़र आ रही थी। अब क्या हो गया है, मुझे बताओ। फारिया ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। ये तो इस घर का आए रोज़ का ड्रामा था। सिकंदर कोमल को कोई ना कोई बात कह देता था जिसको वो हफ्तों सोचती रहती थी और रोती रहती थी। इस दौरान वो घर के बाकी किसी फर्द से भी बात नहीं करती थी। सिकंदर की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। कोमल ने उसे थोड़ी देर पहले के हालात बता दिए तो फारिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो भाई, अगर तुम्हें कुछ कहते हैं तो वो तुम्हारी बेहतरी के लिए कहते हैं। तुम खुद सोचो, हमारे घर में शादी नहीं हो रही है बल्कि दूर के रिलेटिव्स में शादी है। वहाँ पर अगर तुम इस तरह का लिबास पहनोगे तो लोग वाकई बातें बनाएंगे। और ये भी नहीं जानते कि इन लोगों की जहनियत कैसी है। और ये भी तो सोचो कि शादी गांव में हो रही है। वो उसे पास बिठाए रसानियत से समझा रही थी। कोमल मुंह बनाते हुए बोली, ये सारी बातें प्यार से तुम्हारा भाई भी कह सकता था, मगर उसे तो हर वक्त मुझ पर गुस्सा करना होता है। एक बार मेरी शादी होने दो, मैं कभी भी मुड़कर इस घर की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगी। वो इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्से में थी। उसकी बात सुनकर फारिया के लबों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट छा गई। वो उसकी नादानी पर हंस रही थी। चलो अब जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, भाई तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी वो उठी। उसने कॉटन का एक सादा सा सूट पहना था। गुलाबी रंग में उसका खूबसूरत हुस्न खिल उठा था। वो सादगी में भी गजब ढाती थी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, फारिया की हैरत में डूबी हुई आवाज़ सुनकर रुक गई। बाजी, दुपट्टा भी साथ लेकर जाओ, वरना एक बार फिर से कयामत आ जाएगी।
तुम अपने हुस्न से वाकिफ भी हो, फिर भी इस तरह की हरकतें करके क्यों बाकी अवाम पर बिजलियां गिराती हो? मुझे दुपट्टा करना बहुत जहर लगता है। जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने शौहर के साथ अमेरिका सेटल हो जाऊंगी और फिर वहां पर वेस्टर्न ड्रेसिंग किया करूंगी। वो कम उम्र नहीं थी, लेकिन हद से ज्यादा नादान थी। उसमें इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा थी और उसके शौक भी कम उम्र लड़कियों जैसे थे। ठीक है, शादी के बाद जो मर्जी करना, फिलहाल यहाँ के उसूलों के मुताबिक चलो। दुपट्टा सर पर लिए वो तेजी से घर से बाहर निकल गई, जहां पर वो अपनी वीगो डाला में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो पिछली सीट पर बैठने ही लगी थी जब काटदार आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं, जल्दी से आगे आकर बैठो। मैं आपकी बीवी नहीं हूं, इसलिए मैं पीछे ही बैठूंगी। वो भी अपने नाम की एक थी। अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जबरदस्ती अगली सीट पर बिठाऊं, तो मुझे कोई मसला नहीं है। ये कहकर वो गाड़ी से नीचे उतरा ही था कि वो फौरन से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उसका चेहरा यकदम ही लाल हो गया था। वो अपने बेशरम कज़न से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसे पता था कि उसका कज़न जो कुछ भी कहता है वो करके दिखाता है, इसलिए वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हम कहाँ पर जा रहे हैं? उसने निगाहें चुराते हुए कहा। तुम्हारी शॉपिंग करने जा रहे हैं। मगर मैंने आपके साथ नहीं जाना। सिकंदर ने फिर से उसे घूरा था। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी, मगर उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। मोहतरमा, मुझे आपकी सारी बातें सुनाई दे रही हैं। मुझे पता है कि आप मेरी शान में कसीदे मनवा रही हैं। अगर मैं खामोश हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी मनमानी करना शुरू कर दें। वो पेचो-ताब खाकर रह गई थी। या अल्लाह, इस इंसान के कान कितने तेज हैं। ये बात अब उसने अपने दिल में कही थी, क्योंकि ऊंची आवाज़ में कहने का रिस्क नहीं ले सकती थी। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंचे। उसने अपनी कज़न को बहुत कीमती ड्रेसेस लेकर दिए थे। वो सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के थे, लेकिन बड़े दुपट्टों के साथ थे। जब भी वो उसके लिए ड्रेस पैक करवाता था, उसे ये बात ज़रूर कहता था, औरत की इज्जत पर्दे में ही छुपी हुई है। तुम कितना ही महंगा लिबास क्यों ना पहन लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी तुम्हारी तरफ गलत नज़र से ना देख सके। अगर किसी की नज़र तुम पर भी जाए तो तुम्हारे लिबास की वजह से वो तुम्हारी इज्जत करे। जो लड़कियां अपनी नुमाइश करवाती हैं, उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता, बल्कि सब लोग ही उन्हें शोपीस समझते हैं। तुमने लोगों के लिए शोपीस नहीं बनना। वो बड़ा होने के नाते उसे समझा रहा था, जबकि वो दिल ही दिल में उसे गालियां दे रही थी। उसे हर वो इंसान जहर लगता था जो कि अच्छी बातें करता था। उन दोनों को शॉपिंग करते हुए थोड़ी ही देर गुजरे थे जब कोमल को अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वहां पर फारूक खानजादा खड़ा था। हेलो, कैसी हो तुम? वो पुरजोश होकर इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने लगी, इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान कि वो इस वक्त अपने सबसे खड़ूस कज़न के साथ खड़ी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम बताओ कैसी हो और कहाँ गायब हो पिछले कुछ दिनों से? तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हो? खैरियत तो है? मैंने तुम्हारे नंबर पर भी राब्ता किया था, मगर तुम्हारा फ़ोन भी बंद जा रहा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सिकंदर ने उसका बाजू एक झटके से पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींचा। उसका सर जोर से सिकंदर के सीने से लगा था। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। फारूक के सामने उसे सिकंदर से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। स्टे अवे फ्रॉम हर, अदरवाइज आई विल किल यू। फारूक, जो कि अपने नाम का एक था, बहुत बड़े जागीरदार का बेटा था और किसी को भी खातिर में नहीं लिखता था, जब उसने सिकंदर का ये रवैया देखा तो वो हत्थे से ही उखड़ गया। तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले? वो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि वो उसका गिरेबान पकड़ता, सिकंदर के गार्ड्स वहां पर आ गए। इसको लेकर मेरे अड्डे पर पहुंचो, मैं थोड़ी ही देर में तुम लोगों के पास आता हूं। इंतहाई संजीदगी से ये बात करने के बाद उसने मजबूती से अपनी नादान कज़न की बाजू पकड़ी थी। उसने मजीद शॉपिंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया था। अब इसका रुख घर की तरफ नहीं, बल्कि अपने फार्म हाउस की तरफ था। वो इसके गुस्से से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि अब कुछ बुरा होने वाला है। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो फारूक के हवाले से कोई बात कर सकती। उसे अपनी नादानी पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने दोस्त को देखकर ये भूल ही गई थी कि सिकंदर को ये सब कुछ पसंद नहीं है, और अभी महीना पहले ही तो सिकंदर ने उसे लड़कों से दूर रहने की हिदायत की थी। फिर भी वो कैसे इतना बड़ा ब्लंडर मार सकती थी, वो भी सिकंदर के सामने? हम कहाँ पर जा रहे हैं? उसने धीमी आवाज़ में पूछा, मगर सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई।
प्लीज़ स्पीड आहिस्ता करें, मुझे डर लग रहा है। फिक्र मत करो, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, सिकंदर ने अजीब से लहजे में कहा था। हम कहाँ पर जा रहे हैं, मुझे बताएं तो सही, वो फिर से पूछने लगी। जब पहुंचोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब किसी किस्म का सवाल न करना, वरना तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो खामोशी से बैठ गई। उसकी आंखें एक बार फिर से आंसुओं से भर गई थीं। वो दोनों उसके फार्म हाउस में पहुंच चुके थे, जहां पर सिकंदर के पहले से ही कुछ दोस्त मौजूद थे। वो दिलावर भाई को अच्छे तरीके से जानती थी, मगर अभी उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो दिलावर भाई को सलाम कर सकती। उन्हें देख के दिलावर भी उनकी तरफ आ गया। तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कर रहे हो? उसने सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस जो कुछ समझाया है वो करो। इससे ज़्यादा सोचने की और मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जुर्रत भी मत करना। अगर तुम्हारे बाबा को इस बारे में पता चल गया तो वो एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। तुम जानते हो कि तुम्हारी मंगनी पहले से ही तुम्हारी खाला की बेटी से तय हो चुकी है। इस बात से ना सिर्फ वो भी वाकिफ थी, बल्कि पूरा खानदान ही अच्छी तरह से जानता था कि सिकंदर की मंगनी उसके बचपन में ही उसकी खाला की बेटी के साथ कर दी गई थी। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता हूँ। तुम बस जल्दी से मौलवी का इंतज़ाम करो। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरे पहुँचने से पहले ही मौलवी यहाँ पर होना चाहिए। क्या यहाँ पर किसी का निकाह हो रहा है? उनकी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अपने दिल का डर दूर करने के लिए उसने सिकंदर से सवाल किया। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम दोनों का निकाह हो रहा है। उसे लगा था कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती हूँ। वो तेज़ी से पीछे की तरफ हटी। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा। अगर तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो तुम्हें सारी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। उसका अंदाज, उसका लहजा हर किस्म की नरमी से पाक था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात का अंदाज़ा तो तुम्हें हो ही जाना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपनी हुदूद को क्रॉस मत करो। जो बातें समझाता हूँ वो समझो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे आपसे शदीद नफ़रत है। मुझे आपसे घिन महसूस होती है। मेरा बस चले तो मैं आपको जान से मार दूँ। वो छोटे बच्चों की तरह रो रही थी, इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान कि वो सिकंदर को उसके सारे दोस्तों के सामने जलील कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी आगे पीछे हो गए। अब लाउंज में सिर्फ और सिर्फ वो दोनों ही खड़े थे। तुम मुझसे नफ़रत करो, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। अगर मुझसे मोहब्बत करो तब भी तुम्हारा नुकसान है। मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। ये कहकर उसने रानी को बुलाया और उसे हिदायत की, बीबी साहिबा को अपने साथ लेकर जाओ, उन्हें अच्छी तरह से तैयार करो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का वक्त है। 30 मिनट के बाद यहाँ पर मौलवी आ जाएगा। निकाह की रस्म शुरू की जाएगी। वो शीशे के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी। बिलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी। उसके कानों में फारूक की आवाज़ गूंजने लगी, जिसने अभी 1 महीना पहले ही उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और उससे वादा किया था कि वो बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को उसके घर भेजेगा और उसका रिश्ता मांगेगा। वो और फारूक एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते थे, मगर पिछले दिनों वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इसी वजह से किसी से भी उसका कोई राब्ता नहीं था। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही थी। फारूक ने पहले तो सोचा कि वो उसके घर जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त करे, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कहीं ऐसा ना हो उसका जाहिल कज़न फिर किसी किस्म का कोई हंगामा खड़ा कर दे। क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी ने कोई तीसरी बार ये जुमला अदा किया था, जबकि वो अभी तक खामोश बैठी फर्श को देखे चले जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिर रहे थे। सिकंदर थोड़े ही फासले पर बैठा टांग पर टांग चढ़ाए काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि वो हाँ कर देगी। जी, मुझे निकाह कबूल है, उसने तीसरी बार भी कह दिया था। उसके साथ ही वहाँ पर मुबारक की गूंज उठी। सब लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे और सिकंदर को मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि वो आंसू बहा रही थी। रानी उसे लेकर एक बार फिर से कमरे में पहुंच गई थी, जहां पर उसे तैयार किया गया था, मगर अब इस कमरे को फूलों से भी सजाया गया था। आज वो अपनी मर्जी के खिलाफ किसी ऐसे इंसान के निकाह में शामिल हो गई थी जिसकी वो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। उसने बेसाख्ता निगाहें उठाकर आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगे। वो जिससे भी मोहब्बत करती थी वो शख्स उससे दूर हो जाता था।
पहले उसके माँ बाप उससे छिन गए और अब फारूक। ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो इंसान मगरूर चाल चलता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी टाई की नॉट ढीली की और कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया। अब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो उसके करीब जा रहा था, उसे अपने दिल की धड़कन मुंतशिर होती हुई महसूस हो रही थी। प्लीज़ मुझसे दूर रहें। उसने अभी ये अल्फाज अदा किए ही थे कि सिकंदर ने उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा। अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती हो। तुम्हारे सर से लेकर पांव तक तुम पर हक रखता हूँ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं इस निकाह को नहीं मानती। उसने एक छोटा सा एहतजाज किया था। उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। तुम बेशक इस बात से इनकार करो, लेकिन वो तमाम गवाह हमारे निकाह की गवाही देने के लिए मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर ये। उसने निकाहनामा उसकी निगाहों के सामने लहरा दिया। अब इसके बाद भी इनकार की कोई गुंजाइश बनती है? वो इससे सवाल कर रहा था। मैं आपसे बेतहाशा नफरत करती हूँ सिकंदर, मैं आपको जान से मार दूंगी। उसने कोमल के हाथ उठाकर अपनी गर्दन पर रख दिए और उसकी आंखों में देखकर मासूमियत से कहने लगा, तुम्हें आज़ादी दी, अगर चाहो तो मुझे जान से मार दो। मैं किसी भी किस्म का एहतजाज नहीं करूँगा, बल्कि उफ तक नहीं कहूँगा। मैं बहुत जल्द। फारूक। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, सिकंदर का हाथ उठा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। अगर दोबारा कभी मेरे सामने इस जलील मर्द का नाम लिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं लूंगी नाम उसका, हर बार लूंगी। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ वही मुझ पर हक रखता है। वो नहीं जानती थी कि नादानी में आकर वो किस तरह के अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रही है। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर फिर से उसे अपनी जानिब खींचा था। वो उसकी गर्दन पर झुक गया था। वो उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर सिकंदर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो उसके शिकंजे में किसी चिड़िया की मानंद फंसी हुई थी और फड़फड़ा रही थी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो इसकी आंखों में देखकर नफरत से बोली थी। पहले मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हारे हालात देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि तुम पर अपना हक साबित करना ज़रूरी है। इस तरह से तुम्हें अपनी औकात भी याद रहेगी। ये कहकर वो उस पर हावी होने लगा। वो पूरी रात रोती रही थी, सिसकती रही थी, मगर उस जालिम इंसान ने उस पर ज़रा भी रहम नहीं किया था। सुबह जब वो सोकर उठा, उसकी नज़र उसी सोफे पर पड़ी जहाँ पर वो घुटनों पर सर रखे अभी तक रो रही थी। उसके लंबे स्याह बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे और कुछ ने उसके चेहरे को भी ढांप रखा था। सिकंदर एक गहरी सांस लेकर अपने बिस्तर पर उठ बैठा। वो उस वक्त शर्ट से पाक था। रोना बंद करो और इधर आओ, उसने सख्त लहजे में कहा। दूसरी तरफ कोमल ने शिकायती अंदाज में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं और मजीद नशीली लग रही थीं। अगर इसी तरह से ही देखती रही तो मैं फिर से अपने होश खो बैठूंगा। तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लग रहा कि तुम एक बार फिर से वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो, उसने मायनी खेज अंदाज में कहा था, जबकि शर्मिंदगी और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है लड़की, ये कहकर उसने गिनती गिनना शुरू कर दी। अभी उसने 4 ही बोला था कि वो तेजी से उसके पास आकर बिस्तर पर बैठ गई। सिकंदर ने एक बार फिर से उसका सर अपने कंधे पर रख दिया। अब वो उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था, जबकि कोमल के आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना जिससे आप बेतहाशा नफरत करते हों और जिसका लम्स भी आपको जहर लगता हो, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। कल रात के लिए जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे माजरत करता हूँ। तुमने मुझे गुस्सा ही इतना दिला दिया था कि मैं बेकाबू हो गया था। वो अपनी पर्सनालिटी के खिलाफ जाकर पहली बार किसी से माफ़ी मांग रहा था, और वो भी एक लड़की से। ये चीज़ सिकंदर के लिए बहुत मुश्किल थी, मगर कोमल के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, क्योंकि उस जालिम इंसान ने उस पर जुल्म किया था, उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपना हक लिया था। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, उसने दुख भरी आवाज़ में कहा, मगर इसके बावजूद तुम मेरी बीवी रहोगी, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। आपको अंदाज़ा भी है कि आपने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कितना बड़ा कदम उठा लिया है। अगर आपकी अम्मी को इस बारे में पता चले तो वो ना सिर्फ आपको जान से मार देंगी, बल्कि इसके साथ साथ मुझे भी वो लोग घर से निकाल देंगे। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अगर जवेरिया को इस बारे में पता चला, मैं उसे किसी खातिर में नहीं लिखता। दरअसल जवेरिया उसकी मंगेतर थी और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। काफ़ी देर तक वो यूं ही उसके कंधे पर सर रखकर लेटी रही थी। वो उससे छोटी छोटी बातें करता रहा था, जैसे कल रात के असर को ज़ायल करने की कोशिश कर रहा हो। पूरी रात जागने की वजह से वो गहरी नींद सो गई। सिकंदर ने प्यार से उसके माथे पर बोसा दिया। मेरी जान,
मैं बहुत जल्द ही तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। वो उसके चेहरे को प्यार से उंगलियों के पोरों से छू रहा था। ये लड़की उसके लिए बहुत ख़ास थी। ये लड़की हमेशा ही उसे अपने दिल के करीब महसूस होती थी। जब भी वो उसे देखता था, उसका दिल खुशी से खिल उठता था। आखिर कोई इंसान कैसे इतना पसंद आ सकता है, सिकंदर ने बेसाख्ता सोचा। कल रात भी वो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहता था, मगर उसकी मासूमियत और उसका हुस्न देखकर वो सख्ती को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गया और प्यार से उसके हुस्न को तहसीन पेश करने लगा। वो उसे बहुत अकीदत और बहुत इज्जत से छू रहा था, जबकि वो खुद भी थोड़ी ही देर के बाद अपने आप को उसके हवाले कर चुकी थी, क्योंकि जानती थी एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर फिर भी वो उससे नाराज़ थी, उस पर गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया था। वो एक बार फिर शाम के वक्त सोकर उठी थी। उसने देखा कि सिकंदर अभी तक उसके साथ ही लेटा हुआ था और मोबाइल यूज़ कर रहा था। उसका सर अभी तक सिकंदर के कंधे पर ही टिका हुआ था। दरअसल उसे एक ही पोजीशन में सोने की आदत थी। सिकंदर ने भी अपनी बाजू नहीं उठाई, कहीं ऐसा ना हो उसकी ज़ौजा मोहतरमा की नींद डिस्टर्ब हो जाए। क्या तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हो गई? सिकंदर ने एक बार फिर से प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। इस बार वो अपनी नज़रें झुका गई थी। जी, पूरी हो गई है। ये कहकर वो उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सिकंदर के घर से कोई हज़ारों के हिसाब से कॉल्स आ चुकी थीं। दरअसल कल रात से वो दोनों ही घर नहीं गए थे और अब तायाजान उन दोनों के लिए बहुत परेशान थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बाप को कॉल मिला ली। कहाँ हो तुम इस वक्त, और कोमल कहाँ पर है? उन्होंने गुस्से से पूछा, क्योंकि उनकी भतीजी उनकी ही जिम्मेदारी थी। भाई ने मरने से पहले अपनी बेटी उनके हवाले की थी और उनसे वादा लिया था कि मेरी बच्ची का हमेशा ख्याल रखना। अब्बा जान, मैं इधर अपने फार्म हाउस में मौजूद हूँ और कोमल अपनी दोस्त के घर ठहरी हुई है। क्या मतलब है इस बात का? किसकी इजाज़त से वो अपनी दोस्त के घर गई? उसे अंदाज़ा भी है कि हम लोग उसके लिए कितना परेशान हो रहे हैं? जुनेद साहब हत्थे से ही उखड़ गए थे। उन्हें कभी कभार गुस्सा आता था, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो कोई भी उनके सामने बात करने की जुर्रत नहीं करता था। क्या हो गया है अब्बा जान? उसका एक बहुत ही ज़रूरी पेपर था जिसकी तैयारी करनी थी। आपको तो पता है कि इन दिनों में बिज़नेस की वजह से कितना बिजी हूँ, इसलिए उसने मुझसे कहा तो मैंने उसे इजाज़त दे दी। दरअसल मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, उसे मत डांटिएगा। तुम उसे लेकर फ़ौरन से घर पहुँचो। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी। वो उसे लेकर वापस हवेली में आ गया था। अब कोमल के दिल के हालात ही बदले हुए थे। उसे ये घर पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। तायाजान को उसने वही कहानी सुनाई थी जो सुनाने के लिए उसे सिकंदर ने कहा था। एक लम्हे के लिए तो उसके दिल में आया कि वो सिकंदर का पोल उसके बाप के सामने खोल दे, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि इस तरह से वो हमेशा हमेशा इस जाल में फंस जाती। उसे बहुत ही होशियारी से काम लेना था और उसके चुंगल से बाहर निकलना था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। रिश्तेदार की शादी भी करीब आती जा रही थी, जब एक दिन जवेरिया उनके घर चली आई। उसे देखकर कोमल के दिल में यकदम ही नफरत बढ़ गई और शादी एक फितरी अमल था। कैसी हो छोटी लड़की, और तुम्हारे सिकंदर भाई कहाँ पर हैं? जवेरिया ने उसे देखते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा था। वो मेरे भाई नहीं हैं, कोमल के मुंह से बेसाख्ता निकला। जवेरिया के चेहरे के तासुरात बदले थे, जिसे देखकर कोमल अपनी बात की सफाई पेश करते हुए कहने लगी, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या हो गया यार, हम सब लोग तुम्हारे अपने ही हैं। जवेरिया समझ रही थी कि शायद वो इमोशनल हो गई है, इसलिए उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, मुझे बताओ कि सिकंदर इस वक्त कहाँ पर है? उसने फिर से वही सवाल किया था। वो अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहे हैं। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि कोमल जोर जोर से किचन में बर्तन पटकने लगी। क्या हो गया है, किसका गुस्सा किस पर निकाल रही हो? फारिया भी उसी वक्त किचन में आई थी। किसी का गुस्सा किसी पर नहीं निकाल रही हूँ, वो तैश के आलम में बोली। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो वैसा ही होगा। फारिया ये कहकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी थी, जबकि कोमल का ध्यान बार बार उसी कमरे के बंद दरवाजे की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर थोड़ी ही देर पहले जवेरिया गई थी। वो जानती थी कि सिकंदर हद से ज़्यादा बेशर्म इंसान है। कहीं ऐसा न हो कि वो जवेरिया के साथ भी वो सब कुछ, उसके आगे वो सोच ही नहीं सकी थी। उसकी आंखों में आंसू भर गए। कुछ भी सोचे समझे बगैर वो तेज़ी से उनके कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे पर दस्तक देना भी ज़रूरी नहीं समझा था और तेज़ी से अंदर दाखिल हो गई। सामने का मंजर देखकर उसे चंद लम्हों तक उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था।
जवेरिया उस वक्त सिकंदर के ऊपर गिरी हुई थी और वो उसकी आंखों में देख रहा था। दरवाज़ा खुलने पर दोनों ने ही बेसाख्ता कोमल की तरफ देखा था। उसके हाथों से चाय का कप छूटकर ज़मीन पर गिरा। सिकंदर जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठा। उसने इस बात पर भी तवज्जो नहीं दी कि वो ज़मीन पर गिरी है और उसके सर पर चोट लगी है। उस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ कोमल का ही ख्याल था। देखो, तुम जो कुछ भी समझ रही हो वो गलत है, ये कहकर वो उसकी तरफ भागा था, मगर वो वहां से जा चुकी थी। जवेरिया को सिकंदर का ये अंदाज पसंद नहीं आया, इसलिए मुंह बनाते हुए कहने लगी, क्या हो गया है आपको? क्यों उस लड़की को सफाई पेश कर रहे हैं? तुम अभी और इसी वक्त अपना मुंह बंद करो और मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में ना आया करो। वो अब उस पर चिल्ला रहा था। क्यों ना आया करूं? मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, तुम पर हक रखती हूं, जब चाहे यहाँ पर आ सकती। मंगेतर हो तो मंगेतर ही बनकर रहो, मेरी बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुमसे निकाह करूंगा उस दिन ये सारे हक जमाना। फ़िलहाल अपनी औकात में रहना सीखो और अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो, वरना तुम्हें धक्के देकर निकालूंगा। वो हद से ज़्यादा गुस्से में आ गया था और कुछ भरोसा नहीं था कि वो वाकई उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता। वो खुद ही बाहर चली गई। शाम के वक्त सिकंदर को एक बार फिर उसे जुनेद साहब के कमरे में हाजिर किया गया था। तुमने जवेरिया के साथ बदतमीजी क्यों की? उन्होंने उसकी तरफ देखकर गुस्से से पूछा। मैंने उसके साथ बदतमीजी नहीं की, बल्कि उसने बदतमीजी की है। आपको बताया भी है कि मुझे अपने कमरे में किसी भी इंसान का आना जाना पसंद नहीं है, और वो भी बगैर इजाज़त के। फिर ये क्यों मेरे कमरे में इजाज़त के बगैर दाखिल हुई? बेटा, ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। आमना बेगम तेजी से आगे बढ़ी थी। मगर अभी हम दोनों का निकाह नहीं हुआ। जिस दिन निकाह होगा उस दिन मैं इसे अपनी बीवी भी मान लूंगा। उसने दोबारा फिर कोमल को नहीं देखा था। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई। रात के वक्त वो इसके कमरे में गया तो उसका कमरा भी खाली था। वो परेशान हो गया। उसने फारिया से जब इस बारे में पूछा तो वो लापरवाही का इजहार करते हुए कहने लगे, भाईजान, वो तो अपनी नानी जान के घर चली गई है। ये तुम क्या कह रही हो? वो किसकी इजाज़त के बगैर यहाँ से गई है? हमेशा ही तो वो जाती रहती है। उसने बाबा जान से इजाज़त ली थी और बाबा जान ने उसे इजाज़त दे दी। उसने मुझसे पूछना गवारा भी नहीं किया। सिकंदर को हैरानगी हो रही थी। कौन सा उसका आपके साथ किसी किस्म का रिश्ता है? आप खुद ही एवं ही उस पर रोब जमाते रहते हैं। फारिया ने जैसे आज फैसला कर ही लिया था कि वो अपने भाई को दो टोक अंदाज में जवाब देगी। मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, मगर वादा करो कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। वो अपनी बहन के साथ थी, बेड पर जाकर बैठ गया। एक शर्त पर नहीं बताऊंगी, अगर आप मुझे मुंह बंद करने के पैसे देंगे। वो भी अपने नाम की एक थी। कभी तुमने कोई काम पैसे लिए बगैर किया हो? कभी इंसानियत के नाते तुमने कभी किसी की मदद की हो? अपनी बहन की आदत से वाकिफ था, इसलिए आंखें छोटी छोटी करके मसनूई गुस्सा दिखाते हुए पूछने लगा, माफ़ करना, पैसों के बगैर मैं कोई काम नहीं करती। अगर आपके पास देने के लिए हैं तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर ना सही। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिकंदर ने संजीदगी से उससे सवाल किया। ज्यादा नहीं, बस यही कोई 3,50,000। तुम होश में तो हो लड़की? हैरान होने की बारी अब के सिकंदर की थी। जी, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। मुझे बताओ, इतने ज्यादा पैसों का तुम क्या करोगी? क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन जाने बगैर तो मैं कभी भी इतनी रकम तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। आपको तो पता है मुझे आईफोन लेना है। अगर आप मुझे पैसे नहीं दे सकते तो आईफोन लेकर दे दें। ठीक है, तुम्हारा काम कल शाम के वक्त हो जाएगा, मगर मुझे सुबह के वक्त चाहिए, वो भी अपने नाम की एक थी। ठीक है, जब तुम सुबह सोकर उठोगी तो तुम्हारे बेड पर तुम्हारा आईफोन पड़ा होगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। वो एकदम ही पुरजोश हो गई। जी जी बताएं, मैं आपकी बात सुनूंगी भी, आपको अच्छा मशवरा भी दूंगी और ये बात अपने दिल में दबा कर रखूंगी। वो जैसे उस पर एहसान कर रही थी। मैंने कोमल से निकाह कर लिया है। ये कोई जुमला नहीं था, बल्कि एक बम था जो फारिया के सर पर आकर गिरा था। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप जानते भी हैं कि आपकी मंगनी जवेरिया से हो गई है और बाबा तो बहुत जल्द आप दोनों की शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको इससे निकाह करना ही था तो आप घर वालों को बताकर कर लेते। यूं छुप कर करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कोमल से भी ये उम्मीद। देखो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उससे ये निकाह ज़बरदस्ती किया है। अब की बार सिकंदर ने उसे अपनी गलती के बारे में बता दिया कि वो कैसे जज्बाती हो गया था और जज्बात में आकर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। उसके साथ ही उसने इस गलत फहमी के बारे में भी बता दिया जो कि थोड़ी देर पहले पैदा हो गई थी। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कोमल को समझा लूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बल्कि मुझे तुम पर पूरा यकीन था। ये कहकर वो एक बार फिर से वहां से चला गया था। कोमल तकरीबन 1 महीने तक अपनी नानी जान के घर ही रही थी। इस दौरान उसने अपने दधियाल वालों से किसी भी किस्म का राब्ता नहीं किया था।
उसकी नानी जान परेशान हो गई थी और उससे बार बार यही पूछती थी, क्या तुम उनसे नाराज होकर आई हो? उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो इस लड़की की जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई। अपनी नानी जान के डर को पहचानते हुए वो फीकी से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, फिक्र मत करें, आपके सीने में मूंग नहीं टलूंगी, बल्कि 1 महीने तक यहाँ से चली जाऊंगी। वो यकदम ही शर्मिंदा हो गई थी। बेटा देखो, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मगर अपनी ममानी जी, नानी जान मैं जानती हूँ। तकरीबन 2 ही दिन के बाद वो फिर से अपने घर वापस आ गई थी। उसने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था कि अब उसे सिकंदर की किसी भी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसे एक बार फिर से सिकंदर से अलग होना था। माजी में जो कुछ भी हो गया था वो इस सब को भूल चुकी थी और नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। उसके लिए उसने सिकंदर को भी माफ़ कर दिया था। उसने एक बार फिर से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। फारूक से उसकी दोस्ती फिर से पक्की हो गई थी। वो कैंटीन में अपने सब दोस्तों के साथ बैठी हुई थी जब सिकंदर वहां पर पहुंच गया। उसे देखकर एक लम्हे के लिए वो कांप गई, क्योंकि उस वक्त वो दुपट्टे से मुकम्मल तौर पर अनजान और वेस्टर्न ड्रेस में मौजूद थी। ये ड्रेस उसने अपने फ्रेंड के घर जाकर पहना था। बिलाशुबा वो इसमें बहुत हसीन लग रही थी और किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। कैंटीन में बैठे हुए सब लोग ही इस हसीना को देखे जा रहे थे। मजाल है जो एक लम्हे के लिए भी किसी ने उसके ऊपर से अपनी निगाह हटाई हो। सिकंदर को वहां पर देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गई। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह के हालात में उससे सामना होगा। वो कैसे भूल सकती थी कि सिकंदर इस पर नज़र रखता है। गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। उसने किसी भी किस्म की बहस नहीं की, क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहती थी। खामोशी से उठी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। वहां पर फारूक और उसके कुछ मेल दोस्त भी मौजूद थे। लड़कियां वहां से उठकर जा चुकी थीं। वो उनके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। फारूक, क्या तुम्हें भूल गए हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर नफरत भरे अंदाज में बोला। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ जलील इंसान। फारूक ने अभी ये बात ही कही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसकी छोटी बहन अगवा हो गई थी। उसका चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद हुआ। ये तुमने किया है ना? वो एक बार फिर से चिल्लाते हुए बोला था। अपनी आवाज़ नीची रखो। ऊंची आवाज़ मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बाप की सुनता हूँ। इसके अलावा किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझसे इस लहजे में बात करे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी से 100 फीट के फासले पर रहो। अभी तो सिर्फ तुम्हारी बहन को अगवा किया है। अगर दोबारा तुम मुझे उसके करीब भी नजर आए तो तुम्हारे पूरे खानदान को गायब कर दूंगा। और तुम्हें पता है, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अभी और इसी वक्त मेरी बहन को छोड़ दो। वो फिर से बेचैन हुआ था। फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन शाम होने से पहले ही खैर खैरियत से तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक छोटी सी डोज थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से जा चुका था, लेकिन जाने से पहले वो ये कहना नहीं भूला था, अपने बाकी दोस्तों को भी मेरा बता देना, क्योंकि हर किसी से अपना अलग अलग तारुफ नहीं करवा सकता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसके जाने के फौरन बाद ही बाकी सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उसे कहने लगे, तुम एक बहुत बड़े जागीरदार के बेटे हो, इसको सबक क्यों नहीं सिखाते? तब फारूक ने उन पर एक और राज आश्कार किया था कि उसका जागीरदार बाप सिकंदर नामी इस बला के सामने कुछ भी नहीं था। सिकंदर नाम सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर भी था, जिसके मातहत बहुत सारे ग्रुप काम करते थे। अगर वो उससे पंगा लेता तो वो उसके खानदान वालों को ही तबाह बर्बाद कर देता, और फारूक इस किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। और अब इसके लिए उसने कोमल से भी दस्तरबरदार होने का भी फैसला कर लिया था, क्योंकि जिस वजह से वो उसके साथ था वो वजह तो ख़त्म हो चुकी थी। वो लड़की उसके हाथ से निकल चुकी थी और सिकंदर की मनकूहा थी। वो गाड़ी में जाकर बैठ गया और उसे अजीब से अंदाज में सर से लेकर पांव तक देखने लगा। वो अपनी शर्ट खींच रही थी, जैसे खुद को ढांपने की कोशिश कर रही हो। उसने यकदम ही उसका बाजू पकड़ा और गुस्से से कहा, मेरे सामने खुद को छुपाने की क्या ज़रूरत है? अगर बाकी सब मर्दों को दिखा सकती हो तो मुझे दिखाने में क्या मसला है? मैं तो फिर तुम्हारा शौहर हूँ। वो इतनी जोर से धाड़ा था कि उसे जान अपने वजूद से निकलती हुई महसूस हुई थी। आप मेरे शौहर नहीं हैं और ना ही मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं जिंदगी गुजारना कभी भी पसंद नहीं करूंगी। तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। आप मेरे साथ निकाह में मौजूद थे, मगर इसके बावजूद आप जवेरिया के साथ रंगरलियां मना रहे थे। ये बात करते करते उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए थे। उस रात वो रोती रही थी और तड़पती रही थी।
जिस इंसान के हवाले उसने अपना सब कुछ कर दिया था, वो इंसान अभी भी दूसरी औरतों के साथ मुंह मार रहा था। ये एहसास उसके लिए बहुत तकलीफदेह था। वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस आपके साथ नहीं रहना है। और अब वैसे भी बहुत जल्द आप जवेरिया से शादी करने वाले हैं। ताया जान ने फैसला कर लिया है और हम दोनों के निकाह के बारे में कोई भी नहीं जानता। वो बात कर रही थी जबकि सिकंदर बहुत तेज़ स्पीड में ड्राइविंग कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ा और खींचता हुआ घर के अंदर ले गया। अब्बाजान, मैंने कोमल से निकाह किया हुआ है, मैं जवेरिया से शादी नहीं कर सकता। उसने कोमल का बाजू मजबूती से पकड़ा और अपने बाप की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। कोमल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उस पूरे महीने में वो यही सोच रही थी कि सिकंदर ने सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है और अब वो उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा। मगर नहीं, वो तो उसके लिए अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि गलती सिकंदर की अपनी ही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? जुनैद साहब ने बेयकीनी से अपने बेटे की तरफ देखा, जिसकी आंखों में किसी भी किस्म का खौफ नहीं था। अब्बाजान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर आपको हम दोनों कबूल हैं तो ठीक है, जल्द ही इज्जत के साथ रुखसती करवा दें। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं अपनी बीवी को लेकर चला जाऊंगा। सिकंदर अपने बाप के लालच से वाकिफ था और वो ये भी जानता था कि जुनैद साहब कभी भी उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुम यहाँ से जाओ, मैंने अपने बेटे से ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कोमल को वहाँ से चले जाने का कहा और ख़ुद काफ़ी देर तक अपने बेटे से बातें करते रहे थे। तब उन्हें इस बात का भी पता चला था कि सारी गलती सिकंदर की ही है। वो उसके मामले में हद से ज़्यादा पॉसेसिव हो गया था और उस दिन जो वाक़या पेश आया, उसके बाद वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया और उस लड़की से निकाह कर लिया। तो तय पाया था कि कोमल बेकसूर थी। आमना बेगम और बाकी घर वालों के लिए कबूल करना बहुत मुश्किल था। जवेरिया ने भी घर आसमान पर उठा लिया था, मगर कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। कुछ ही दिनों के बाद वो दुल्हन बनी, उसके कमरे में बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ दिन पहले ही उसे फारूक की हकीकत के बारे में भी पता चला था कि वो लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता था और फिर उन्हें दूसरे मुल्क स्मगल कर देता था। अभी वो पुलिस की कस्टडी में था। वो अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि वो फारूक जैसे जलील इंसान के चुंगल में न फंसी, वरना वो भी तबाहो बर्बाद हो जाती। दूसरी तरफ सिकंदर के मामले में वैसे भी उसका दिल नर्म हो चुका था, क्योंकि निकाह में ताकत ही इतनी ज़्यादा होती है कि वो दो अजनबियों को एक दूसरे से मिला देता है। दूसरी तरफ वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो बहुत मसरूर दिखाई दे रहा था। कैसी हैं बेगम साहिबा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अब तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो गई हैं ना, और यकीनन आपने मुझे माफ़ भी कर दिया है। इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगी। आपने मुझे तकलीफ़ दी है, इस तकलीफ़ का आपसे बदला लूंगी। हम आपके अदना से ग़ुलाम हैं, आपके हुक्म के मोहताज हैं। कहाँ आपके सामने कुछ कहने की हिम्मत रखते हैं? आपका फ़ैसला सर आँखों पर। मेरी कुछ शराइत हैं। जब तक मैं नहीं कहती तब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, मेरे साथ फ्री नहीं होंगे और मेरे साथ सोया भी नहीं करेंगे। देखो, अब तो मुझ पर जुल्म कर रही हो। सिकंदर ने एहतजाज किया था। आपको मंजूर है या नहीं? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। मंजूर है बेगम साहिबा, वो मिस्कीनियत से बोला था, जबकि वो खुलकर मुस्कुरा दी। लेकिन ये दूरी भी अगले ही दिन सिकंदर ने तोड़ दी थी। उस पर उसने भी कोई एहतजाज नहीं किया था, क्योंकि वो खुद को उसके नाम कर चुकी थीं।